मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की विशेषताओं की ओर। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद से काव्य रचनाएं आरंभ की और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद व नई कविता की युग धाराओं से जुड़ते हुए काव्य में ऐसी भाषा और शिल्प का प्रयोग किया जो आगामी रचनाकारों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बने। मुक्त छंद की सटीक व कठिन किंतु सहज ग्राह्य भाषा के प्रयोग के लिए उन्हें कबीर तथा निराला परंपरा को अग्रसर करने वाला काव्य प्रेरक माना जाता है। मुक्तिबोध काव्य की भाषा और शिल्प की पहचान उनके अनूठे प्रतीक, बिंब, अलंकार, प्रचुर शब्द का विविधतापूर्ण प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग तथा छंद विधान के साथ सार्थक प्रयोग के साथ ही हेटेंसी के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान अंकित करती है। काव्य सृजन की उनकी प्रमुख दो आधार पर टिकी होती है जो कवि व्यक्तित्व को निखारती है। काव्य सृजन में रचनाकार के काव्यगत उद्देश्य और रचनात्मक रूप में उनका अभिव्यक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रचनाकार अपने अनुभवों द्वारा जीवन उद्देश्यों को काव्य रूप देकर संप्रेषणीय आधार प्रदान करता है और यह संप्रेषण काव्यगत सृजनात्मक विचारशीलता से सिद्ध होता है। काव्य शक्ति और भाषाई शक्ति द्वारा काव्य शक्ति का संबंध प्रतिभा से जोड़ा गया जो एक कवि के लिए आवश्यक मानी जाती है। प्रतिभा शक्ति ही कवि की भाषा को प्रांजल बनाती है और इसे सामान्यीकृत करके संप्रेषण में सहायता करती है। काव्य का संप्रेषण कवि की इसी भाषा के द्वारा होता है। काव्य में भावों के साथ भाषा भी अपनी विशिष्टता रखती है। जैसे वेदों में वाणी की महिमा कही गई है, वैसे ही साहित्य में भाषा की होती है, क्योंकि किसी भी काव्य कृति को सशक्त काव्य रूप प्रदान करने में काव्य भाषा का महत्व कम नहीं होता। कवि एक भावुक और संवेदनशील प्राणी होता है जो जीवन और प्रकृति के अनेक रूपों में सौंदर्य, राग विराग, विरह आदि भावों को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अनुकूल भाषा के अभाव में बड़े से बड़े कवि के भाव भी सही अर्थों में अभिव्यक्त नहीं हो पाते। इस विषय में मुक्तिबोध ने एक स्थान पर लिखा है, कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह मानव होता है। एक भाषा एक जीवन परंपरा है जो निरंतर चलती रहती है। भाषा एक सामाजिक निधि है जो साहित्य में रचनाकार की अनुभूति के रूप में उत्तर साहित्य जगत को रोशन करती है। मुक्तिबोध के अनुसार कलाकार को शब्द साधन द्वारा नए नए भाव और नए स्वरूप मिलते हैं। अपनी सृजन क्षमता से श्रेष्ठ भाषिक रचनाकार अपने पारस कवि स्पर्श से भाषा को परिभाषित कर काव्य भाषा के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करता है। काव्य भाषा के लिए आवश्यक है उसकी संप्रेषण शक्ति,
संप्रेषण भाषा की मूल आवश्यकता होने के कारण उसे बोली, उपबोली भाषा और परिनिष्ठित भाषा के दौर से गुजरना पड़ता है। यही भाषा प्रयोग भाषा को और अधिक पुष्ट और सजीव बनाता है। काव्य भाषा विश्व साहित्य में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। यूनानी विचारकों ने भी कवि कर्म में भाषा को ही प्रधानता दी है और भारतीय काव्यशास्त्र में भाषा को साहित्य में बहुत महत्व दिया है। काव्य भाषा सामान्यतः पृथक नहीं अपितु उसका विशिष्ट रूप होता है, क्योंकि सामान्य भाषा में भावों की अभिव्यक्ति उतनी सहज और सरल नहीं होती। साथ ही सामान्य भाषा शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के स्तर से भिन्न होती है। सामान्य भाषा व्याकरण के नियमों से आज़ाद होने के कारण काव्य भाषा का दर्जा नहीं पा सकती। काव्य भाषा कवि कर्म के सापेक्ष होती है। जिस प्रकार सभी विषयों की जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास की शब्दावली सामान्य भाषा से अलग होती है, वैसे ही काव्य भाषा भाव, विचार, छंद, अलंकार, गेयता आदि गुणों के कारण सामान्य भाषा से श्रेष्ठ होती है। काव्य भाषा जितनी मादक और प्रतिष्ठित होगी उतनी ही साहित्य और समाज के लिए लाभकारी होगी। साहित्यिक भाषा मात्र अभिधात्मक तो कभी नहीं होती, इसका अभिव्यंजनात्मक पक्ष भी होता है। वह वक्ता या लेखक के होने और भावना को भी ध्वनित करता है और जो कुछ कहती है उनका कहना ही उनका प्रयोजन नहीं रहता। यह अपने पाठक की भावना को प्रभावित करना चाहती है और अंततः उसे बदलना भी चाहती है। किसी भी कवि की भाषा का प्रभाव उसके रचनात्मक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कबीर दास का वाणी और भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के चाहे जिस रूप से करा लेते थे। उनको वाणी का डिक्टेटर कहा गया। उसी प्रकार तुलसीदास और सूरदास ने भी अपनी भाषा के द्वारा समाज को ऐसी अनमोल कृतियाँ दी जिनको बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग से लेकर सामान्य जन समझ सकता है। आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक भाषा ही वह माध्यम बनी है जिससे वीरता, भक्ति, रीति, नीति, सदाचार, राष्ट्रीयता, प्रेम आदि भावों की अभिव्यक्ति संभव हो पाई है। रचनाकार की भाषा युग बोध के बदलाव का सटीक प्रमाण होती है। रामविलास शर्मा के अनुसार भाषा संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। भाषा द्वारा हम अपनी संस्कृति व्यक्त करते हैं। भाषा स्वयं भी संस्कृति का अंग है। उसमें मनुष्य के विचार, भाव, संस्कार, संवेदनाएं शामिल है। काव्य भाषा वही है जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति सामान्य किंतु विशिष्ट उदात्त शब्दों से मानवीय, प्राकृतिक और सौंदर्यमय उपादानों से संवार कर प्रस्तुत करे। जो भावाभिव्यक्ति सरल, गुण गाह्य और स्पष्ट हो, वही उच्च काव्य की पहचान बनती है। काव्य भाषा का स्वरूप आम बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन के कारण जब परिनिष्ठित और मानक रूप ग्रहण कर लेती है तब वह काव्य भाषा बन जाती है। काव्य भाषा बहुत से उपादानों से मिलकर तैयार होती है। इसका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा उस भाषा का काव्य साहित्य उतना ही समृद्ध होगा, क्योंकि कवि मूलतः शब्दों का ही साधक होता है। क्योंकि कवि की अभिव्यक्ति का भाषा के द्वारा नहीं अपितु शब्दों से पूर्णता पाती है। अज्ञे इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मेरी समस्या जड़ यही है, मेरी खोज भाषा की खोज नहीं केवल शब्दों की खोज है। भाषा का उपयोग मैं करता हूँ निसंदेह,
लेकिन कवि होने के नाते जो मैं कहता हूँ वह भाषा के द्वारा नहीं, केवल शब्दों के द्वारा। शब्दों की भाषा वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन भारत भूषण अग्रवाल ने नए प्रतिमा नई कविता के नए कवि के लिए नई भाषा के प्रयोग पर बल दिया है। पर नए कवि को यह सुविधा प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रचलित भाषा में ही नया अर्थ भरना है, नई अभिव्यक्ति का माध्यम पाना है। यही नहीं, उनके आसपास एक विदेशी भाषा का ऐसे धड़ल्ले से व्यापार होता है। यथार्थ की भूमि पर जो काव्य खड़ा है उसका माध्यम यथार्थ भाषा ही हो सकती है, शब्दकोश की भाषा नहीं। काव्य भाषा काव्य में भाषा प्रयोग के बारे में विविध विद्वानों की अलग अलग राय है। कवि के लिए शब्दकोश की भाषा भी मान्य है और सामान्य भाषा भी। अज्ञेय का मत है, आज भी मेरे सामने जो समस्या है जिसका हल पा लेना मैं अपने कवि कर्म की उपलब्धि मानूंगा, वह अर्थवान शब्द की समस्या है। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि कर्म इसी परिभाषा से निश्रित होते हैं। आइए आगे देखते हैं मुक्ति बोध की काव्य भाषा। मुक्ति बोध एक सशक्त यथार्थवादी कवि है, अतः उनकी काव्य भाषा उनके अपने दृष्टिकोण से प्रभावित रही। उनकी काव्य भाषा भी उनकी अपनी विचारधारा की विशिष्टताओं की तरह मौलिक है। जगदीश गुप्त मुक्ति बोध की कविताओं के बारे में लिखते हैं, मैं उनकी कविताओं को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप रूपकों, प्रतीकों, बिंबों की कल्पना करते हुए सशक्त भाषा गढ़ी है। अतः जितने अंशों में उनकी अभिव्यक्ति सफल हुई है, उतने अंशों में वे अपनी मान्यता के अनुरूप महान कहलाने के हकदार हैं। वस्तुतः कवि को भाषाभिव्यक्ति ही महान बनाने में सहायक होता है। इसलिए काव्य भाषा को सुदृढ़ और विचाराभिव्यक्ति में सक्षम होना आवश्यक है। मुक्ति बोध अपने संपूर्ण कवि जीवन में भाषा के प्रति बड़े सचेष्ट रहे हैं। उनकी प्रत्येक रचना कई बार काट छांट के बाद ही पूरी होगी। एक यथार्थवादी कवि होने के नाते उन्होंने अपनी भाषा को अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति के अनुरूप ही प्रयुक्त किया। मुक्ति बोध के अनुसार कलाकार भाषा का निर्माण भी करता है। मुक्ति बोध की काव्य भाषा विभिन्न शब्दावलियों का मिश्रित रूप है। जिस भाव या विचार के लिए जो भी भाषा उचित रही उसी का प्रयोग किया। भावानुरूप संवेदनानुसारी शब्द क्रम शैली की रचना कवि के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने अपनी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। मुक्ति बोध के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें युग की चेतना नए रूप में अभिव्यक्त हुई है, वह भी नई काव्य भाषा में, जिसमें चेतना भावना के विद्रोह के साथ भाषा का विद्रोह भी मिलता है। मुक्ति बोध सौंदर्य और अलंकार पर भी ध्यान न देकर शब्द के अर्थ की शक्ति पर ध्यान देते थे। मुक्ति बोध ने अपने जीवन के भावों और विचारों की यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए कविता को लालटेन की रोशनी जैसे बनाने का प्रयास किया। उन्हीं के शब्दों में, कविता यदि जीवन वहन का लालटेन हो सके तो इसका हमें प्रयत्न करना होगा। यथार्थ जीवन उबड़ खाबड़ और संघर्ष से भरा होने के कारण यथार्थ की काव्य भाषा भी ऐसी ही होती है। मुक्ति बोध के काव्य के दो प्रकार मानते हैं, यथार्थवादी और भाववादी या रूमानी। उसके अनुसार कलाकृति स्वानुभूति जीवन की कल्पना द्वारा पुनर्रचना है।
यथार्थवादी शिल्प के अंतर्गत कलाकृति यथार्थ के अंतर नियमों के अनुसार यथार्थ के बिंबों की क्रमिक रचना प्रस्तुत करती है, किंतु भाववादी रोमांटिक शिल्प के अंतर्गत कल्पना अधिक स्वतंत्र होकर जीवन की स्वानुभूति विशेषताओं को समष्टि चित्रों द्वारा प्रतीक चित्रों द्वारा प्रस्तुत करती है। मुक्ति बोध की काव्य भाषा के विषय में डॉक्टर बच्चन के विचार हैं। मुक्ति बोध की रचनाओं को 3 बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। ये 3 बिंदु है अंधेरा, टेरर और प्रकाश। मुक्ति बोध यात्रा का प्रस्थान बिंदु है अंधेरा, उनके आसपास अंधेरा है, वह स्वयं अंधेरे में है और अंधेरे की अरक्षात्मक भयावह स्थिति उसे टेरर या दहशत की ओर ले जाती है। अंधेरे को प्रकाश में बदलने की प्रेरणा टेरर से ही मिलती है। टेरर ही यात्रा का दूसरा मोड़ है। प्रकाश तक पहुंचने के लिए इस दुरुस्त से गुजरना होगा। 10 अंधेरा और टेरर अनुभूत यथार्थ की देन है और प्रकाश इस भयावहता से उबरने की सबल व्यवस्था के तिलिस्म में जनसाधारण के लिए अंधेरे, सीलन, आतंक आदि के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं है। इस तिलिस्म को तोड़कर ही प्रकाश तक पहुंचा जा सकता है। मुक्ति बोध अपने इसी विचार को कभी सीधे प्रस्तुत करते हैं, कभी फेटेंसी में लपेटकर। भाषा प्रयोग के बारे में मुक्ति बोध ने अपने काव्य के द्वारा स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, भाषा विचित्र, जिसमें शब्द है कलाहीन, जिसमें प्रयोग है ग्रह्य और वे अति कठोर। जो भी नवीन, पर तू सुन मत ओ कलाकार, तेरे शब्दों में लाख लाख दिल वालों का उद्गार। काव्य में विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए भावानुरूप किया गया। यथा कोलाहल करत सवर्ग उद्धत मजदूरों का जुलूस, अरबी रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों के बाहर की मैं कनफटा हूँ, हेठा हूँ, सेब्रलेज डाज के नीचे लेटा हूँ। अंग्रेजी स्थानीय शब्दों में मराठी होने के नाते मराठी के सामान्य शब्दों का प्रयोग बड़ा सहज हुआ, जैसे नछीदार, कंदील, बांस आदि, और उसी तरह देसा शब्द बावड़ी, कनेर, मुंडेर, चुंदी, माटी, झोल आदि यथार्थता में सहजता लाते हैं। प्राण के बंध देता विदार है, उष्ण स्पर्श सत लक्ष्य प्राप्त सूर्यों की छवि का वह। ये तत्सम का उदाहरण है। ऐसे ही काव्य में मुक्ति बोध अपनी लंबी कविताओं में विविधतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रयोग में उनकी विचारधारा यथार्थ के मार्ग पर जाती हुई दिखाई देती है। उनका काव्य भाषा में कभी संस्कृत निष्ठ सामाजिक पदावली की अलंकार विधिका से गुजरती है, कभी अरबी, फारसी तथा उर्दू के नाजुक लचीले हाथों को थाम कर चलती है, कभी अंग्रेजी की इलेक्ट्रिक ट्रेन पर बैठकर कभी जल्दी से खटाक खटाक निकल जाती है। और कभी विशाल जन समूह के शोरगुल और धक्के मुक्के के बीच एक एक तीव्र दृष्टि डालती हुई रुक रुक कर चलती है। मुक्ति बोध ने अपनी इस नई चेतना की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया उससे स्पष्ट रूप से मुक्ति बोधपन्न है। विविध रूपी भाषा के साथ मुक्ति बोध अपनी काव्याभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का भी सार्थक प्रयोग किया है, और ये रंग यथार्थ की प्रतीति के लिए उनके काव्य में आकर अपनी प्रतीकात्मकता को सफलतापूर्वक सिद्ध करते हैं। जैसे
लाल पीली लौ, काली काली जीभ वाली लालटेन उनकी भावाभिव्यक्ति को प्रभावोत्पादक बनाते हैं। यह था मित्रों गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की भाषागत विशेषताएं, उनकी काव्य कला की विशेषताएं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।